बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पबनिन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, आज बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश है और हर साल की तरह आज भी कायद के ख्वाब और उनके फरमुदात के हवाले से खुसूसी तक़रीब का पाकिस्तान भर में एहतमाम हुआ। हुकूमती और अपोजिशन समेत तमाम ज़ौमाए वतन ने अपने अपने बयानात में कायद के फरमुदात को ही तरक्की की राह से तशबीह दी, लेकिन अगर दिल की सुने तो हमारे बयानात और किरदार खुद इसकी नफी करते हैं, क्योंकि कायद का पाकिस्तान आज मुकम्मल तौर पर बदल चुका है, भटक चुका है। कायद आज़म ने तो वैसे पाकिस्तान का तसव्वुर भी ना किया होगा जहां सिर्फ बातों का शोर और अमल सिफर नजर आता हो। यहाँ बाबाए कौम के यौम पैदाइश पर तकारीर और बैनर्स लगाने का एहतमाम तो होता है, लेकिन अक़वाल पर अमल नहीं किया जाता। कायद आज़म के नज़दीक तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसमें अदलो इंसाफ, मजहबी आज़ादी, इस्लामी उसूल, जमहूरियत रियासत की बुनियाद थे। लेकिन पाकिस्तान में अदलो इंसाफ गुम, मजहबी आज़ादी मशरूत, इस्लामी उसूल नापैद और जमहूरियत सरमायादारों की कैद में है। कायद तो काम काम और काम पर यकीन रखते थे, जबकि हम सिर्फ आराम आराम पर यकीन रखते हैं। हम सियासी, मौशरती और अवामी तनाज़ात में यूं गुम रहे कि अपने अखलाकियात को भी भूल बैठे। आज यहाँ 25 करोड़ अफराद तो मौजूद हैं, मगर कौम गुम हो चुकी है। कौम को तासुब की ऐसी छतरी दे दी गई है कि वो कौमी वहदत से दूर होते गए। कौम की खूबसूरती और दिलकशी हमसे छीन ली गई और ये काम गैरों ने नहीं, हमने खुद किया। आज जब हम पाकिस्तान पर नजर डालते हैं तो लगता यूं है कि कायद का ख्वाब अब भी तशनाई ताबीर है। अफसोस, हम कायद आज़म के पाकिस्तान को संभाल सके ना तरक्की दिला सकी। हम आज अंदरूनी और बैरूनी तौर पर शदीद मसाइल का शिकार हैं। दुनिया भर से हमारे निज़ाम इंसाफ के मुताल्लिक आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन हम ना तो उन आवाज़ों को सुन रहे हैं और ना ही उनको खामोश कराने के लिए कुछ किरदार अदा कर रहे हैं। बरतानिया, अमरीका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से बैक वक्त मिलिट्री कोर्ट से सिविलियन को सजा दिए जाने के अमल पर तशवीश का इजहार किया गया, तो हमारी वजारत खारजा ने एक बयान के जरिए उन्हें बस ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के कवानीन के साथ मुताबिकत रखता है। अगर ये सच है तो फिर बेशुमार पाबंदियां, इंटरनेट की बंदिश और सख्तियां भी क्या आलमी कवानीन से मुताबिकत रखती हैं? और क्या सिर्फ वजारत खारजा के एक बयान से दुनिया भर में पाकिस्तान के हवाले से बढ़ती हुई तशवीश खत्म हो पाएगी? हालात ये हैं कि ट्रंप के नौमुंतखब एलची अब बाकायदा ट्रोलिंग पर उतर आए हैं। हुकूमती तर्जुमानों और हम नवाओं ने उनके ट्वीट्स को किसी प्रेशर का नतीजा बताया तो कभी उनके अकाउंट को जाली होने से तशबीह दी। ऐसे में रिचर्ड ग्रेनियल ने 2 कदम आगे जाते हुए एक इंटरव्यू में दोबारा से वही मुतालबा दोहरा दिया जो अब से पहले वो ट्वीट्स में कर रहे थे। अब तो ऐसा महसूस होता है कि शायद रिचर्ड को मुंतखब ही पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से किया गया है। दूसरी जानिब मुल्क के हालात ये हैं कि 2.5 माह गुजर जाने के बाद भी हम कुरम के हालात सुधारने में नाकाम हैं। सड़कें ताहाल बंद हैं और पारा चनार में इंसानी अलमिया जन्म लेने को है। लाख कोशिशों के बावजूद, मुताद्दिद जरगे, दर्जन भर से ज़ायद मुलाकातों के बाद भी हालात जूं के तूं हैं। इस इलाके को आफतदा करार देकर रिलीफ इमरजेंसी का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन मसाइल तभी हल होंगे जब कुरम के वाक़े पर हम खुद मुत्तहिद होंगे। आज के पब्लिक ओपिनियन में इन टॉपिक्स पर प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, मज़हर बरलास साहब, इसा रारा साहब और अब्दुल हमीद गुल साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। बरलास साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। चूंकि कायद का पाकिस्तान है, सुबह से लेके शाम तक हमने तकारीर सुनी, एक लंबी चौड़ी तमहीद मैंने भी बांधी। जरा मुख्तसर सा रख के मैं अपना सवाल रखूंगी, ताकि जितना सिंपल मेरा सवाल होगा मैं चाहूंगी इतनी सादगी से आप हमें जरा समझा दें कि जिस पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, यही बानी पाकिस्तान का जो था वो तसव्वुर भी था और उनकी प्लानिंग भी थी कि ऐसा ही पाकिस्तान होगा मुस्तकबिल में। बहुत शुक्रिया ज़रियाब। बिल्कुल ऐसा पाकिस्तान नहीं सोचा था उन्होंने, बल्कि मैं समझता हूँ हमने वसीयत कौम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ पहली ज़्यादती ये की, जुल्म किया कि हम उन्हें, वो बीमार थे तो एक ऐसे इलाके में उन्हें रखा गया कि जो आज भी वहाँ कोई तरक्की नहीं, 76 बरस 77 बरस गुजरने के बाद कोई करीब हॉस्पिटल नहीं अच्छा। तो गोया हमने अपने बानी पाकिस्तान के साथ एक जुल्म ये किया कि उन्हें इलाज से ही महरूम कर दिया। और ये कैसा एहतराम था कि एक ऐसी एम्बुलेंस जिसमें पेट्रोल ही नहीं था और बहुत सी ज़्यादती। अब कायद आज़म के फरमूदात आपने दुरुस्त फरमाया इब्तदाइये में कि हम हर साल बड़े याद करते हैं, बड़ी तकारीब होती हैं,
लेकिन अमल सिफर है। मसलन कायद आज़म ने फरमाया कि यहाँ हर किसी को मजहबी आज़ादी होगी, अक़लीतों का उन्होंने तज़किरा किया और कहा कि रियासत का इससे कोई सरोकार नहीं कि कोई मस्जिद में जाता है, मंदिर में जाता है, गिरजाघर में जाता है या गुरुद्वारे में जाता है, वो लोग आज़ाद हैं। कायद आज़म ने कहा था सिविलियन, ये जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसको ख़िताब करते हुए कि आप सियासतदानों की नाजायज़ फरमाइशें पूरी नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, जो आपको कानून कहता है वो करेंगे। फिर कायद आज़म ने कहा था कि अफवाज का हुकूमती सियासी मामलात से लेना देना नहीं होगा। हम इस बात को समझे जरूर है, लेकिन 7 दहाइयां गुजर जाने के बाद कायद आज़म कानून की हुक्मरानी के कायल थे। कायद आज़म इंसाफ चाहते थे। बदकिस्मती से हम ना इंसाफ को कायम कर सके, ना यहाँ रूल ऑफ लॉ कायम हो सका। अफसरान यहाँ सियासी मुदाखलतें करते हैं, हुकूमतों की जायज़ नजायज़ बातें मानते हैं। क्या कायद आज़म का ऐसा पाकिस्तान था कि लोगों पे नाजायज़ पर्चे हों? क्या कायद आज़म का ऐसा पाकिस्तान था कि जहाँ मेरिट की धज्जियाँ बिखेर दी जाएं? क्या कायद आज़म का ऐसा पाकिस्तान था, या उन्होंने ऐसा पाकिस्तान सोचा था कि चोर उचक्के हुक्मरान बन जाए और लूट मार का एक खेल सज जाए और करप्शन हो? कायद आज़म तो एक करप्ट मुल्क नहीं चाहते थे। कायद आज़म तो नहीं चाहते थे कि फिरका वारियत की बुनियाद पर गले काटे जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे मजीद मैं तबसरा रिजवान रज़ी साहब का ले लेती हूँ। रिजवान रज़ी साहब, जो कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद कर देना, बड़ा साहब ने ऐसी गुफ्तगू की है, लेकिन मैं उनकी गुफ्तगू के दौरान उनके उसी पहले जुमले पे अटकी पड़ी हूँ जहाँ पर उन्होंने कहा कि जहाँ पर उन्हें ज़िंदगी के आखिरी आयाम गुजारने पड़े, आज 7 दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद भी अगर वहाँ पर जाकर हम उस इलाके का, उस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वहाँ पर अस्पतालों की हालात का मुजाहरा करें, तो हमें वो हालात जूं के तू नजर आते हैं। सर, कानून की फराहमी, इंसाफ, अदलो इसार का पैमाना, ये तो फिर बहुत आगे की बातें हो जाती हैं। देखिए, इसमें 2 रवैये हैं। जो आपने अभी गुफ्तगू की है और बरलास साहब ने जो फरमाया, इसमें 2 रवैये हैं। एक रवैया ये है कि आप इस पूरी जिम्मेदारी और सूरत हाल से ख़ुद को अलग करें, ख़ुद को पाक और पवित्र कहें, खुदाई फौजदार कहें और एक दुर्रा निकालें और पूरी कौम के ऊपर शुरू हो जाएं। और दूसरा एक रवैया है कि आप उसका हिस्सा हैं। जितने भी जराइम हुए हैं, भले आपकी ज़ाती मर्जी शामिल थी भी नहीं थी, आप उसका पार्ट रहे हैं, तो उसका एक मजमूई तौर पे साइकोएनालिसिस किया जाए। बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर मुसलमानों ने जितनी भी हुकूमत की है तलवार के जोर पे किया, और जब जमहूरियत का असूल आया तो ये माइनॉरिटी थे। अच्छा, माइनॉरिटी हमेशा से थे। माइनॉरिटी का एक माइंड सेट होता है, वो हर वक्त थ्रेटन्ड रहती है, अपने आप को फील करती है डेंजर के अंदर, कहीं हमारा कल्चर ना कंप्रोमाइज़ हो जाए, हमारी ज़ुबान ना कंप्रोमाइज़ हो जाए, हमारा मज़हब ना कंप्रोमाइज़ हो जाए, हमें टेक ओवर ना कर ले मेजॉरिटी। क्योंकि मेजॉरिटी की तारीख थी ना बड़े सगीर के अंदर कि जो भी यहाँ पे नॉन हिंदू आया वो अब्जॉर्ब होता गया। भाई सिखों को तो आज भी भारत के अंदर जब मर्दमशुमारी होती है तो उसमें हिंदू शुमार किया जाता है, उनकी अलग आइडेंटिटी नहीं है वहां पे। रज़ी साहब, आज क्या वो दिन है कि हम ये बैठ के कंपैरिजन करें कि भारत में ये कुछ हो रहा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ आपसे वो ये है कि हम माइनॉरिटी थे जब हमने अलग मुल्क बनाया। हम 24.8% थे उस वक्त बड़े सगीर में, जब बड़े सगीर तकसीम हुआ, और उसके अंदर से हम 2 मुल्कों के अंदर सिर्फ 12% सिमटे और बाकी 12% वहीं पे रह गए। ठीक है। हम उस माइनॉरिटी माइंडसेट के तहत जीते रहे, हमें पता ही नहीं चला कि एक ममलकत जो है जिसके अंदर अब हम मेजॉरिटी हैं, वहां की माइनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, ये अब हमारा मजहबी फरीज़ा शामिल हो गया है। दुनियावी को तो छोड़ें, यहाँ पे अपने आप को लेके चलना, मतलब तनकीद हम करें अगर यहाँ पे अंग्रेज हुक्मरान हो ना, वो हम उन्हें खैर ब्राउन साहब कह के अपना गुस्सा निकाल लेते हैं। के साथ रज़ी साहब, हमारे यहाँ पर अक्सरियत को उसके हुकूक नहीं मिल रहे, आप यहाँ पर माइनॉरिटीज की बात करें, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरा फिर सवाल में कि यहाँ पर तो अक्सरियत को भी वो हुकूक मैसर नहीं है। अच्छा, मुझे क्विकली ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि गुल साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इंशाल्लाह जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो गुल साहब आप ही की तरफ बढ़ूंगी। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन।
जी वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कायद के पाकिस्तान के हवाले से, और इसार राना साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। गुल साहब आपकी तरफ आऊंगी। गुल साहब, जो बातें रिजवान रज़ी साहब ने आपसे कुछ देर पहले की वो यकीनन आपने सुनी होगी। साइको एनालिसिस के हवाले से वो बात कर रहे थे। क्या सिर्फ साइको एनालिसिस की जरूरत है या फिर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की भी बहुत हद तक जरूरत है? और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो हमारी अशराफिया को है, वो हमारी मुक्तदरा को है, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक आप उनके ट्विटर अकाउंट्स उठाकर देख लें, उनकी तकारीर उठाकर देख लें, बातें या फरमोदात रिपीट करते हुए तो हमें नजर आते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कहां पर होनी चाहिए वो हमें नजर नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, यौम कायद के ऊपर एक बात तो हमें वाज़ेह होनी चाहिए है कि किरदार सबसे अव्वलीन होता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह का किरदार जो था वो जो कहते थे वो करते थे। जब उन्होंने कहा कि वी शैल हैव इंडिया डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड, तो उन्होंने करके दिखाया। ही वाज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टर। टुडे वी लैक कैरेक्टर एज अ नेशन, और यही वजह है कि हमारे सियासतदान जो है वो मुनाफिकत से, और हमारी अशराफिया मुनाफिकत से काम लेती है। जो उनके कॉल हैं, उनके फेल उससे मुख्तलिफ होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ तक ताल्लुक है, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा और एक ऐसा पाकिस्तान का ख्वाब दिखाना पड़ेगा जो कि कायद आज़म का, देखिए ना, दरमियान में डिस्टॉर्ट हो गया इमेज। कहा गया नया पाकिस्तान बनाया जाएगा, कायद आज़म के पाकिस्तान को वापस लाना है। असल मसला ये है कि कायद आज़म के पाकिस्तान को अवाम के सामने वापस रखना है। और जहां कायद आज़म ने बहुत सारी बातें कही वहां उनके जाहिर है, लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है। देखिए, कायद आज़म जो है वो एक खास मकसद के तहत पाकिस्तान बनाना चाहते थे और यही कहा था कि रुमाल के बराबर पाकिस्तान दो, लेकिन मैं इसको इस्लाम की तजुर्बा गाह बनाऊंगा। ये बड़ा वाज़ेह है। और 1948 की जो तकरीर उन्होंने स्टेट बैंक को जो लास्ट की 1 जुलाई को, उसके अंदर उन्होंने कहा कि झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नहीं आएगा। अब जो कहा गया यहाँ कि जी बिल्कुल यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर चर्चेज एंड यू आर फ्री टू गो टू योर मसाजिद, तो ये बिल्कुल एन इस्लामी रवायात के मुताबिक। मसला यहाँ ये है कि हमें कायद आज़म जैसा कैरेक्टर अपनाना है, और कायद आज़म जो अपने आप को कायद आज़म सानी कहलवाते हैं उनको अपने गिरबानों में झांक के देखना होगा कि क्या वो कायद आज़म के जो है वो करीब भी कहीं मौजूद है। ठीक, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में किया, क्या वो उसके ऊपर अमल पैरा है या नहीं है। ठीक है, इसार राना साहब, कायद का पाकिस्तान हम कैसे वापस ला सकते हैं? अभी एक सवाल उठाया ना गुल साहब ने, इसका जवाब मैं जरा चाहूंगी कि आप हमें दे दें। पहले तो देखें, बात यह है कि जो अभी अब्दुल्ला भाई बात कर रहे थे, मैं तो पर्सनली ये समझता हूँ कि कायद चले गए, अल्लाह मुझे यकीन है कि वो जन्नत के आला तरीन मुकाम पे होंगे। लेकिन अगर वो अब होते तो अब तक उन पे भी कुछ 100 मुकदमे बन गए होते, नैब उनके पीछे होती, बालादस्त तबके जो है उन्हें गलत साबित करने के अंदर कामयाब हो गए होते। अच्छा हुआ वो चले गए, क्योंकि आप अंदाज़ा कर लेना कि जिन लोगों को उन्होंने ये कहा कि ये एलिजिबल नहीं है, इन्हें करीब भी नहीं फटना चाहिए सियासत के, बाद में उन्होंने मुल्क संभाले। तो ये फैशन में बात करना बड़ा अच्छा लगता है कि कायद का मुल्क और ये, लेकिन असल चीज़ ये है कि कायद ने तो जिस मुल्क को बनाया था वो तो हमारे हाथ में आया ही नहीं कभी। कायद ने तो ये मुल्क नहीं बनाया था इस तरह का। कायद के मुल्क के अंदर तो ये तय नहीं था कि गरीब का बच्चा भूखा मर जाएगा और अमीर का बच्चा खरबोपति हो जाएगा। कायद ने तो ये मुल्क नहीं बनाया था कि गरीब की बच्चियां जो हैं वो दुनिया के अंदर घूमती फिरेंगी और हमारी बच्चियां जहेज की वजह से बूढ़ी होकर मर जाएंगी। कायद ने तो ये ख्वाब नहीं देखा था कि जिसके अंदर जमहूरियत, आइन, अदालतें, कानून, इंसाफ को लोंडी बना दिया जाएगा। कायद का तो ये मुल्क था ही नहीं, कायद का तो ये ख्वाब था ही नहीं। तो कायद को तो पहले दिन से ही जो है मेरा ख्याल है कि साइड लाइन कर दिया गया था। और उसके बाद यहाँ पे जो तबकात थे, जिस तरह उन्होंने इस पे कब्जा किया, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और आज आजादी मिल जाने के बावजूद बिल्कुल ठीक एक है, तरीके से देखा जाए तो हम एक, शायद कहना नहीं चाहिए, पता नहीं मेरे तमाम पाकिस्तानी बहन भाई से नाराज ना हो जाएं, जो हालात में ज्यादा मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं। पंजाबी एक शायर, उनका एक शेर मुझे इस मौके पे याद आ गया कि वेखन लई आजादी है पर कादी है आजादी, आज भी जरदारा ने था कामे गिरवी रखे।
तो हम तो गिरवी रखे हुए लोग हैं भाई। ठीक। हमारी क्या आजादी, हमारा क्या, हम तो यहाँ दो जुमले वो सच नहीं बोल सकते। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें सच बोलने की गुंजाइश कितनी मिली हुई है। चले जितना सच तो बोलना कायद था मैं वो तो- कायद के पाकिस्तान के टॉपिक पे हमने बोल लिया। जरा थोड़ा थोड़ा वो कहते हैं ना कि मीठा मीठा सच बोलने की कोशिश झूठ की करते तरफ चलते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा झूठ की तरफ चलते हाँ, हैं। लेकिन प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले ब्रेक में बरलास साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे से बात की। मैं बड़ा मुख्तसर सा कमेंट का मौका मैं आपको दूंगी बरलास साहब, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ना है। तारीख हमारी बड़ी दिलचस्प रही है और 75 साल गुजरने के बाद हम पाकिस्तानियों को ये मालूम हुआ कि जो हमारा लाहौर कोर कमांडर हाउस है वो एक्चुअल में जिना हाउस है। लेकिन बरलास साहब हमारे नॉलेज में कुछ और भी इजाफा करना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि कायदे आजम बानिया पाकिस्तान तो कराची में पैदा ही नहीं हुए। बरलास साहब जरा जुमला मुकम्मल कर दीजिएगा फिर। कायदे आजम ठट्ठा के करीब एक कस्बा झिरक वहाँ पैदा हुए। अच्छा। और 1960 तक निसाब में पढ़ाया जाता रहा। हाँ। ये कंवर दिलशाद साहब से आप पूछ लीजिए, वो अच्छा। निसाब पढ़े हैं। हाँ। कायदे आजम को फिर कैसे कराची पैदा किया गया? हैदराबाद एक कमिश्नर सिद्दीकी साहब आए। हाँ। उन्होंने कहा भाई बस कायदे आजम को कराची पैदा करना है। फॉर्म 47 इसी बनाया गया था। जिरक की वजह से बेइज्जती होती थी इसी हमारी। तरह आप देखिए कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी जो हम 14 अगस्त को मनाते हैं, 1955 तक 15 अगस्त को मनाते थे। ना करें ये हम क्या नो पूछें आप वहाँ लोगों से पूछें जो इस एज के लोग हैं। अच्छा। 1955 तक हम 15 अगस्त को मनाते थे यौम आज़ादी, और कायदे आजम को हमने 1960 तक ये बताया हाँ। निसाब में, हाँ। सरकारी किताबों में, कि वो ठट्ठा के करीब एक कस्बा झिरक है, वहाँ पैदा हुए। और फिर 1960 के बाद हमने अचानक कराची में पैदा लेकिन हुए। मौजूदा पाकिस्तान तो 16 दिसंबर को बना था ना। बरलास ये भी बताओ कि हमारे एक बहुत बड़े लीडर हैं, वो पैदा किसी और महीने हुए, फिर उन्हें बताया गया कि नहीं आपको 25 दिसंबर को पैदा होना है। वो मियां नवाज फिर शरीफ साहब उनकी डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर रखी वो गई। तो जुलाई में शायद हुए थे। मतलब शुरू से मियां नवाज जुलाई में मियां नवाज शरीफ पैदा हुए, बाद में 25 दिसंबर कर दिए गए। मतलब ये को उन्हें बताया गया कि नहीं आपने 25 दिसंबर को होना है। ये कामयाबी के आपने लिए कायदे आजम सानी बनना है, 25 दिसंबर को पैदा हो जाओ। चले जी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं अता तारण साहब का आज की मीडिया टॉक सुनाना चाह रही हूँ, जो उन्होंने की है। जो बैरूनी दबाव आ रहा है बानी पीटीआई के हवाले से या मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, क्या गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है, जरा सुनिए प्लीज। एक राइट ऑफ अपील है जो आप मिलिट्री कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट मिलिट्री ही एक जज को करते हैं, फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट के अंदर, मुतलका हाई कोर्ट के अंदर रेट पिटिशन कर सकते हैं। तो ये तमाम तर राइट्स आपको हासिल हैं। तो ये जो एक वावेला किया जा रहा है तरीके इंतशार की तरफ से, उनके तर्जमान जो है वो गला फाड़ फाड़ के ये कह रहे हैं कि जी ये बड़ी जुल्म है, बड़ी ज्यादती है। तो मुझे ये बताइए कि फिर आपका लीडर माजी में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स की जस्टिफिकेशन और वजूहात क्यों बयान करते रहे, उसके फजाइल क्यों बयान करते रहे? तो इसको कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है और मुल्क से बाहर भी जो लॉबी की जा रही है। तो मैं तरीके इंसाफ को भी कहूंगा कि इस पे सियासत से गुरेज करें। अच्छा जी, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो ये कि तहरीक इंसाफ को अता तारण साहब ने एक बार फिर तहरीक इंतशार कहा, जबकि उनके खुद के स्पीकर आया सादिक साहब ये कह चुके हैं चूंकि मुज़ाकरात का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है, तो लिहाजा बातचीत में या तबसरा करने में, मनफी प्रोपेगेंडा करने में दोनों तरफ के फिरकैन जो हैं वो गुरेज करें। दूसरा ये कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है, उस पर भी उन्होंने बात की और फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लताड़ा। अच्छा, इससे पहले माजी में प्राइम मिनिस्टर साहब, जो कि आज ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उनके साहबजादे हमजा शहबाज, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ख्वाजासी साहब क्या कुछ कह चुके। मैं प्रोग्राम में कोशिश करूंगी आगे चलकर जरा उनके बयान को खुद अपनी जबानी रिपीट करूं, लेकिन इसार राना साहब ये फरमाइएगा कि ये जो भी बात की है अता तारण साहब ने, कल जो वजारत खारजा का रद्द अमल आया, आपको लगता है इसके बाद सब गुडी गुडी है, सब कुछ अच्छा है, बस ये जो इस रिएक्शन का यही एक जो है वो रद्द अमल बनता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, मतलब सब ओके है? नहीं, अगर गुडी गुडी हो तो फिर ये बार बार तो ना हो। दर्द वाली ते जिंद आशकर दी कड़िया बिना नहीं चैन पैंदा। जब दर्द हो जाता है ना तो फिर वो दाढ़ का दर्द ऐसे नहीं जाता। ये मैं इस बात के बिल्कुल हक में नहीं हूं कि कोई भी मुल्क अमेरिका पाकिस्तान में मुदाखलत करे, वो इमरान खान को की हुकूमत गिरवा दे या इमरान खान को बाहर निकलवाने के लिए करे या नवाज शरीफ साहब को बाहर ले जाए। मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूं।
मैं तो ये समझता हूं कि बतौर कौम हमें अपने फैसले खुद करने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने जब अपनी तकदीर ही उनको दे के उनके हाथ में पकड़ा दी तो हम कुछ करने वाले नहीं है। एक बंदा रिचर्ड ग्रेनेल है, उसने सारे वक्ता पाता फड़ के। मैं कहती हूँ रात होती है, आप उसके ट्वीट के जाके जवाब देना, जवाब आज उसने हकीकी तब्दीली का जुमला दे दिया। अच्छा, हम ये समझ रहे थे कि शायद सोशल मीडिया ड्रामा हो रहा है, कोई झूठ बोल रहा है उसके नाम पे, आज उसने टीवी को इंटरव्यू दे दिया, उन्हें सारी गाली मुकाती। फिर दूसरी बात यह कि उनका जो मार्को रूबियो है, सेक्रेटरी स्टेट है, वो जैसे हिलरी थी किसी दौर में, वो बड़ा वजीर सदर के बाद इंपॉर्टेंट होता है, वो रिजीम चेंज के हवाले से खुल के बात कर रहे हैं। तो अमेरिका में जो इस टाइम तब्दीली आ रही है, वो तब्दीली तो अभी आनी है जनवरी में। हाँ जी। लेकिन बाइडेन हुकूमत ने जो अंगड़ाई लिए जाते जाते वो डिफरेंट है। बाइडेन हुकूमत तो हमें गोद में लेके तेरी में गावा जुगनू अल्लाह बिस्मिल्लाह जुगनी गा रहे थे। तो ये अचानक जो ये तब्दीली आई है, तो इस बात को आप समझें कि ये कोई पॉलिटिकल वो नहीं इशू चल रहा, ये कोई इमरान खान का इशू नहीं है। ये तारड़ साहब जो है ना, ये अभी इन्होंने क्या कहते हैं एमए किया हुआ है, मैट्रिक अभी करना है, इन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ये जो हमारे इस रीजन में तब्दीलियां आ रही हैं, हम ऐलान कर रहे हैं कि हम चीन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ये बहुत सारे और मामलात हैं जिसकी वजह से अमेरिका को ये तकलीफें शुरू हुई हैं। और बेहतर ये कि हम अपने मामलात को ठीक कर लें ताकि अमेरिका को किसी तरह से हमें मुदाखलत का मौका ना मिले। ठीक, अब हमीद गुल साहब ये बताइएगा कि ये जो रिचर्ड ग्रेनेल हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको मखसूस मिशन का जो है ना वो चार्ज दिया गया, एक ओहदा दिया गया है ना, जो एलची मुकर्रर किए गए हैं वो नामुंतखब। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान को खुसूसी मिशन दिया गया है, एक के बाद एक ट्वीट, एक के बाद एक ट्वीट। कभी तो हमारे वज़रा ये कहते रहे कि अकाउंट ही जाली है, मतलब ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे तमहीदें मानते रहे कि मतलब अक्ले कुल समझने से कासिर है। लेकिन अब तो वो खुलकर जो है वो बराह रास्त मुखातिब हो रहे हैं टीवी टॉक शोज में। ये बिल्कुल, रिचर्ड ग्रेनेल जो है, उन्होंने अभी जो इंटरव्यू दिया तकरीबन 3 मिनट का, जी। उसके अंदर बड़ी वाज़ेह बात की। उन्होंने कहा कि मैथ्यू मिलर जो इस टाइम पे बाइडेन इंतजामिया के तर्जुमान है, उन्होंने कहा कि मैथ्यू मिलर ने तो जो बात कही है उसने इधर घुमा फिरा के और बड़ी मुश्किल बना के की। सीधी बात यह है कि आप जो है वो इमरान खान को रिहा करें। तो फिर देखना यह है कि इमरान खान के लिए इतनी पेन्स क्यों ली जा रही है। असल में होना तो यह चाहिए था कि वो पाकिस्तान के हालात बेहतर की बात करते, वो दहशतगर्दी के हवाले से जो पाकिस्तान की कुर्बानियां हैं उसकी बात करते, वो रीजन के अंदर स्टेबिलिटी और पीस की बात करते। लेकिन उन्होंने उठ के ये बात इसलिए की, तो इसकी दो पीछे वजूहात हैं। पहली बात यह है कि डिस्पाइट देयर ऑल एफर्ट्स, उनको पाकिस्तान के लिए जो इसराइल को तस्लीम करने की बात थी वो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उन्होंने जो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप करने की या फ्रीज करने की बात की, पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारे यहाँ जो सारे के सारे जो है वो अमेरिका की डिक्टेशन लेते हैं। अगर अमेरिका की डिक्टेशन लेते तो कभी भी पाकिस्तान जो है वो खुद, अमेरिका क्या लिख रहा है कि अमेरिका की एग्जिट जो थी 2021 को अफगानिस्तान से, वो पाकिस्तान की वजह से हुई और पाकिस्तान ने जो है वो हमें हरवा दिया। ये तो वो बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा। उनके थिंक टैंक ब्रुकिंस इंस्टीट्यूट, प्यू कॉर्पोरेशन, रैंड कॉर्पोरेशन वो बोलते हैं। लेकिन अब मसला यहाँ ये है कि पाकिस्तान का जो बात ये है कि साइफर का बयानिया या बाकी ये तो सब झूठ के ऊपर मबनी था। अब मसला सिर्फ एक है, पाकिस्तान के अंदरूनी मदाखलात हैं। और मेरे ख्याल में मेरे तीनों जो मौजूद शुरका हैं इस बात से एग्री करेंगे कि अमेरिका की इन हरकत की वजह से पहली बात है कि क्या पाकिस्तान अपना मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर देगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। भूल जाए अमेरिका, ये नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि न्यूक्लियर हम नहीं कभी भी कुछ करेंगे न्यूक्लियर पे। तीसरी बात, इन तमाम चीजों से जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो तेजी पकड़ जाएगी और लुक वेस्ट पॉलिसी जो है वो दूर होती चली जाएगी और फिर तुम रूठे हम छूटे वाली बात आ जाएगी और अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है गुल साहब, पॉइंट आपका आ गया। आपने सिर्फ अमेरिका के हवाले से बात की। हाँ जी। अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी सूरत के पाकिस्तान टोटली जो है चाइना की लैप में चला जाएगा। ये उसके लिए नुकसानदेह होगा
और वो रीजन के अंदर तनहा रह जाए। चलें, जो आपने तज्ज़िया दी ना उसके ऊपर मैं आपको 3 कमेंट जो है बैक टू बैक सामने रखना चाहती हूँ। उसके बाद मैं रज़ी साहब आपकी तरफ आऊंगी। हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि अमेरिका एक ऐसी ताकत है जो हमारे लिए मौशी मुश्किलात पैदा कर सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि आपको टास्क दिया गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को खराब करो, ये उन्होंने बानी पीटीआई के बारे में बोला था। फिर शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि ग्लोबल पावर से हमारे ताल्लुकात को इस शख्स ने खराब किया और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हम तो शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि भला यूरोपीय यूनियन को भी कोई भरे जलसे में ललकारता है। रिजवान रजी साहब जी, मैं देखिए, मैं तो जो हूँ अपने भाई का कायल हो गया हूँ इसार राना साहब का, और जो है वो मैं तो चाह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद इनके लिए बाकायदा पग और मिठाई लेके जाऊँ। यानी एक ही वक्त में उन्होंने जिस तरह रिचर्ड गरनैल के ऊपर गरनैल नहीं करके धमाल डालने की कोशिश की, और साथ में ये भी कहा कि वो किसी को पाकिस्तान के बैरूनी अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। मैं तो कायल हो गया हूँ अपने भाई का। भाई मुझे इनके ये वाला जो पहलू था ना शख्सियत का, इसका नहीं पता था। देखिए, जो कुछ कल उस्ताद मोहतरम जनाब नुसरत जावेद साहब ने अपने प्रोग्राम में जो इसके फौरन बाद आता है जी। वो कर दिया गरनैल के साथ, उसके बाद मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। देखिए, हम किस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि गरनैल साहब पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, अकाउंट जाली नहीं है। करते हैं ना, कल उससे वो 2 हाथ आगे निकल गए थे जी। जो आप नहीं, मेरे तो उस्तादों में है ना जी, मेरे तो मुर्शिद है ना। देखिए, गरनैल साहब जो हैं उनको हम किस बात के ऊपर सेलिब्रेट करें या उनको एक्नॉलेज करें? भाई वो पाकिस्तान, वो मैंने जब पहले बात कही थी ना कि हम अपने आप को अलग करते हैं और उसके बाद एक दुर्रा निकालते हैं और इज्तिमाई ज़मीर के ऊपर दुर्राबाजी शुरू कर देते हैं कौम के। भाई हम इस कौम का हिस्सा है, अच्छा है या बुरा है, हमारा भी उसके अंदर उतना ही हिस्सा है, उस तारीख के अंदर हमारे बुजुर्गों का भी उतना ही हिस्सा है जितना किसी और का हो सकता है। तो हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात तो कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को सिंगल आउट करके खड़ा नहीं कर सकते। पहली तो बात ये है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए इस वक्त तमाम इस रीजन के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं। फलस्तीन ने सिचुएशन को बदल दिया है, ईरान इसराइल की टेंशन अपनी जगह के ऊपर है, पाकिस्तान इंसिडेंटली हर रीजनल कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाने लगा है। हालांकि पहले जो था वो हमें कोई मुंह नहीं लगाता था, सऊदीया तक के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो गए थे। अब सऊदीया में कोई कॉन्फ्रेंस हो वो हमारे बगैर मुकम्मल नहीं हो रही। ये कुछ तब्दीलियां तो आ रही है ना। रूस का वफद आता है 78 रुकनी पाकिस्तान के अंदर, फिर वो जाके रूस का आता पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वफद आया था ना वो रूस का आया था। उसके बाद फिर जाके वो बेलारूस को भेजते हैं। बेलारूस के जो सदर साहब हैं वो जो प्यूटिन साहब हैं उनके डार्लिंग हैं, तो वो उनको भेजते हैं, वो फिर आ जाते हैं। ये खित्ते के अंदर कोई अहम तब्दीलियां हो रही हैं। अजरबैजान हमसे JF थंडर खरीद लेता है। अच्छा, ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर, इन तब्दीलियों के अंदर ज़ाहिर खींचातानी है ना। ठीक है, हमें कम से कम दे के ज्यादा से ज्यादा काम लेने की कोशिश होगी और हम ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हम तभी नेगोशिएट कर पाएंगे अगर हमारे यहाँ यकसुई पाई जाएगी और सियासी अदम इस्तेहकाम होगा। तो मेरा सियासी इस्तेहकाम होगा, अदम इस्तेहकाम खत्म होगा। तो मेरा ख्याल यही है कि इस वक्त की मौजूदा हालात को किसी रिचर्ड गरनैल या किसी जर्नैल के आंखों से देखने की बजाय ये जो इलाकाई तब्दीलियां हैं उनके पर्सपेक्टिव में के हवाले से तो आपने बात कर ली, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कोई एक मामला नहीं है ना। अमेरिका बहादुर भी है, बरतानिया भी है, यूरोपीय यूनियन भी है। यही वो यूरोपीय यूनियन है बड़लास साहब जिस पे जब बानी पीटीआई ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, और जो चंद मैंने बयानात अभी आप सबके सामने रखे हैं, तो इस किस्म के कुछ बयानात जो थे वो मंजर यहाँ पर आए थे। तो फिर मुझे ये बता दीजिएगा कि फौजी अदालतों की सजाओं पर ये यूरोपीय यूनियन का जो रद्द अमल है, हमें उसे किस हद तक संगीनी के साथ लेना चाहिए, और जो पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस है वो इससे किस हद तक मुतासिर हो सकता है? मुझसे पूछा आपने? जी जी, बड़ा साहब। गुजारिश ये है जी, मेरे तीनों फाजिल दोस्तों ने बात की है। मैं ये कहूँगा कि जब आप जाली इलेक्शन कराएंगे तो दुनिया तो तबसरे करेगी। जब आपके मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी तो दुनिया फिर भी तबसरे करेगी। जब आपके मुल्क में जाल साजियाँ होंगी तो दुनिया तबसरे करेगी, दुनिया तबसरे करती है। अब ये वही लोग हैं जो कहते थे बेगर्स आर नॉट चूजर, फिर वो कहते थे ख्वाजा साहब वेंटिलेटर हैं, फिर अब्दुल्ला हमीद गुल के वालिद गिरामी
जनरल हमीद गुल हमें बताया करते थे कि फलां फलां तैनाती अमेरिका से होती है, तो ये तो भाई आपने खुद डोनाल्ड लू, एक थर्ड लेवल का आदमी, थर्ड जैसे हमारा डिप्टी सेक्रेटरी होता है, उसके कहने पे रजीम चेंज कर दिया। तो आपने तो खुद मान लिया कह रहा था उनको। कि इन्होंने डोनाल्ड लू की तैयारी की आपने थी, तो खुद उनकी इम्तिहान में हकीकत को रिचर्ड मान गरनेल आ लिया गया। कि वो मुदाखलत करते हैं, और उस वक्त ये कहते ना जी ना, अमेरिका के बगैर तो गुजारा मुमकिन नहीं, वो तो वेंटिलेटर है। तो भाई आप लगवा ले पाबंदियां, शौक से लगवाएं। आप बढ़ के मार सकते हैं, अभी ये बढ़ के मार रहे हैं, चंद दिनों के बाद ये चिराग बुझ जाएंगे, ये नहीं मार सकते बढ़ के। ये हमारा पाकिस्तान देखिए इतना मकरूज है, भूखे लोग हैं, भूखों की क्या औकात है, कर्जों पे चलते हैं, हड़प कर गए हैं कर्जे ये सारे। अभी कहा गया, हमारे किसी दोस्त ने एक बात की तो मैं उसकी वजाहत करता हूं कि गरीब आदमी कैसे जिम्मेदार है, उसके बच्चे पे तो आप कर्ज चढ़ाते हैं, उसने तो कर्ज खाया नहीं, ये तो लूट मार कर गई इशराफिया, और इन्होंने गुलामी अपनाई हुई है। ये कैसे दुनिया के सामने आंखें दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। लिहाजा इनको दुनिया की बातें मानना पड़ेंगी, दुनिया के बगैर हम नहीं रह सकते, नहीं जी सर सकते। बेहतर नहीं उससे पहले मामलात हम अपने घर में दुरुस्त कर लें, जहां तक क्योंकि मुज़ाकराती दौर का भी तो आगाज हो चुका है। ये जो आपने वजीर एक दिखाई, ये वही ब्रीफ केस वाले साहब के पोते हैं ना, उन्हीं के पोते हैं। वो ब्रीफ केस लेके इंसाफ खरीदा करते थे, और जिस तरह वो सिविल जज भर्ती हुए थे, मैं अगर यहाँ वो किस्सा खोल दूं तो फिर आप कहेंगे ओ 3 दफा जो बंदा फेल हुआ वो किसके कहने पे, कैसे सिविल जज भर्ती हो गया, कैसे लग गया, कौन से गवर्नर का इख्तियार था, क्या बना। मैं नहीं चाहता ये बातें करूं। और ये जो साइफर का इन्होंने कहा जी बयानिया, ओ भाई यहाँ तो ऐसे ऐसे लायक लोग बैठे हुए हैं जिनको साइफर का पता ही नहीं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते थे कि देखे दूसरे मुल्क हमसे नाराज हो गए हैं, वो साइफर ही नहीं भेज रहे, उनको यही नहीं पता कि साइफर चीज क्या है। वो तो इस मुल्क के लीडर बने हुए हैं। कायदे आजम ने कहा था कि ये जो जद्दी पुश्ती लीडरियां ये आ जाए, ये मरूसी सियासत आ जाए। कायदे आजम ने, हाँ ये बात मैं, कायदे आजम को कहा गया कि बरतानवी वजीर आजम का भाई आ रहा है, एयरपोर्ट पे उसका इस्तकबाल करने जाओ। कायद ने इनकार किया और कहा जिस दिन मेरा भाई लंदन जाएगा उसका इस्तकबाल बरतानवी वजीर आजम करेगा तो फिर मैं करूंगा। ठीक है, ये होती है बात। चले पॉइंट आपका आगे, लेकिन मैं इसके ऊपर जरा रज़ी साहब आपका रद्द-ए-अमल ले लूं। मुझे ये बताइएगा कि अगर मान भी लिया जाए एक हद तक कि जो अमेरिका की तरफ से रिएक्शन आ रहा है, बेशक रिचर्ड गरनेल की सूरत में ही आ रहा है, ठीक है ना, हुकूमत उसको संजीदगी से देख भी नहीं रही, तो ये जो मुज़ाकराती दौर का आगाज हुआ है, आपको लगता है कि ये शायद इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल प्रेशर या जो भी कोई बातचीत चल रही है या किसी चीज़ को या किसी बयानियों को इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है, उसका थोड़ा सा वो कहते हैं कि टोन डाउन किया जा सके चीज़ों को? नहीं, ठीक, मैंने मुतलका हुकाम से पूछा है जी। उन्होंने कहा है कि ये जो है ये बुनियादी तौर पे वो क्या होता है जी, वो मतलब के आखिरी इतराज भी कोई ना कर सके कि देखें जी हमने तो मनाते रहे, हम तो नेगोशिएशन तक चले गए थे इनके साथ। और इसलिए उनका ये कहना है कि जनाब ये बुनियादी तौर पे मुज़ाकरात इसलिए हैं कि कोई वो, मेरा ख्याल आप मेरी रहनुमाई करें, वो क्या होता है जी, दकीका फरोगदाश्त ना हो, इत्माम हुज्जत। इत्माम हुज्जत, क्या बात है राणा साहब, बड़ी मेहरबानी। इत्माम हुज्जत है, अदरवाइज दोनों साइड्स को अपनी डिक्लेयर्ड पोजीशन मालूम है और दोनों ने इस तरफ नहीं जाना। और मेरा ख्याल ये है कि इसकी बजाय कि प्रेशर आ जाएगा तो उससे हम पहले लेट जाए, एज ए नेशन हमें ये कहना चाहिए कि यार ठीक है प्रेशर आएगा तो देखेंगे, फिलहाल तो हम स्टैंड करें ना उसके ऊपर। यही कहते आए हैं, अभी तक तो यही कहते हैं कि तो हमें ये कहना चाहिए कि प्रेशर आए तो लेट जाए, उससे पहले लेट जाए। राणा साहब मुझे बताइए कि जो एहतमाम में हुज्जत है, तो फिर ये हुज्जत एहतमाम क्यों की जा रही है? क्योंकि 2 पॉइंट्स जो है बानी पीटीआई के, अगर हुकूमत उनको मानने से आ रही है तो फिर बीच में से निकलेगा क्या, कौन सा रास्ता निकलेगा? वो एक आदमी को ना डॉक्टर ने कहा कि तूने सुबह मर जाना है, बीवी उसकी रात को उसके साथ रोती रही, फिर उठ के कहती मैं सोन चली है, तो उसने कहा कि मैंने सुबह मर जाना है, तू सोने जा रही है, कहती तुसी ते मर जाना है, काम ते सवेरे मैं करने सारे। सही गल। तो हुकूमत जो है वो एक्चुअली इन्हें कह रही है तुसी ते मर ही जाना है, असी ते जिंदा रहना है ना,
हमने तो अपनी जिंदगी गुजारनी है, तो हम जरा पहले तो अपने मामलात सीधे कर लें। लेकिन ये सिर्फ एक जुमला, मुझे पता है ब्रेक पे जाएंगी, ये सारा रोला पड़ा है जब वो उसने ग्रेनल ने उर्दू में टेक्स्ट करने शुरू किए हैं। पहले तो इंग्लिश इसी समझ नहीं आ रही थी, अब उनने उर्दू में करने शुरू कर दिए ताकि अगर किसी को नहीं समझ रोमन ताकि उनसे किसी ने बताया कि इन्होंने इंग्लिश नहीं आती, उर्दू में कर ताकि इन्हें पता चले तो क्या कह रहा है। ठीक है, चले राणा साहब आपका पॉइंट आगे, मुझे की तरफ बढ़ना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कायद के पाकिस्तान के एक शहर, एक इलाके, एक जिले कुर्रम और पारा चनार का जिक्र जरूर करेंगे। स्टे ट्यून, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, कुर्रम पारा चनार के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पर 2.5 माह से जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। सड़कें बंद हैं, अद्वियात और अशया खुरानोश की किल्लत है। मामला जो है वो वहाँ पर संगीन से संगीन होते चले जा रहे हैं और इलाज की मुनासिब सहूलियात का भी फुकदान है। वहाँ पर अगर अब तक के जो अदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक 100 से ज़ायद बच्चों के जाँ बहक होने की इत्तलात भी हैं। हुकूमत कोशिश तो कर रही है लेकिन उसकी वो कहते हैं कि कोशिशें बर आती हुई हमें नजर नहीं आ रही हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सूबाई हुकूमतें इस आफत ज़दा इलाके में इतनी बेबस क्यों नजर आ रही हैं हमें? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक तो गैर मुल्की इन्फ्लुएंस भी वहाँ मौजूद है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं। सूबाई जो मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल बेबस नजर आती है। 1995 से ऑनवर्ड्स मामलात हैं खराबी की तरफ हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गए जब पीटीआई जो है वो इस्लामाबाद में धरने के ऊपर आ रही थी और 150 के करीब जो है वहाँ लोग लुकमा अजल बन चुके थे। औरतों के साथ इंतहाई मेरे ख्याल में इंसानियत सोज मजालिम किए गए, बच्चों के साथ किए गए और बहुत कुछ सोशल मीडिया ने दिखाया। मेरे ख्याल में वो बयान भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब जो थे उनकी तरजीहात में कहीं वो नहीं था और अपने जो मनसब का उन्होंने हलफ लिया हुआ है उससे वो रूबगर्दानी करते रहे, क्योंकि सूबाई लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना वज़ीर आला का मामला है। सर, सूबाई हुकूमत अगर फेल हो गई तो वफाकी हुकूमत ने क्या किया, जरा उस पर भी रोशनी डाल दीजिए। फेडरल हुकूमत ने भी नहीं किया। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो है वो अगर काम करना एक रात में हो सकता है तो कुर्रम का मामला जो था वो ऐसा नहीं था कि वो ना हल किया जा सका। अगर सूबाई काबीना नहीं गई तो वफाक की कौन से गए, बात तो ये है। लेकिन असल मसला ये है कि जहां मामलात हल कराना होते हैं वहां हल करा लेते हैं और जहां बस चलिए ठीक है, मुझे जरा क्विक आगे बढ़ना है। आपने बड़ी दुरुस्त बात की साराना साहब, जहां मामलात हल कराने होते हैं वहां पर करवा लेते हैं। हमने देखा बैरिस्टर सैफ भी गए, अली अमीन गंडापुर साहब भी गए, फ़िरक़ैन के दरमियान जो है वो मुआहदा करवाने की कोशिश भी की गई, लेकिन बावजूद इसके वो ना हो सका। सर, क्या वजूहात नजर आती हैं आपको? नहीं, अभी भी वो जरगा जो है वो बैठा हुआ है और कोहाट के अंदर और बातचीत चल रही है और उस जरगे के अंदर ना सिर्फ ये कि सिविल इंतज़ामिया हैं, बैरिस्टर सैफ हैं, बल्कि पाक फौज के आला अफसरान भी जो हैं वो मौजूद हैं। जरगा चल रहा है, दोनों तरफ से बातचीत हो रही है। असल ये है कि वो जो सड़क है ना उसका इंतजाम कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे हो। अब केपीके हुकूमत ने 400 नए पुलिस एहलकार रखे से वो सड़क के लिए और वहाँ नई चेक पोस्ट बन रही है और एक तजवीज़ ये भी है कि जिस गांव की सड़क गुजरती है और वहां कोई हादसा हुआ तो उस गांव वालों को पकड़ा जाएगा और उनके ऊपर 1 करोड़ कम से कम जुर्माना किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी वक्त चूंकि कम है, अब्दुल्ला भाई ने जो कहा था कि कायदे आज़म चाहते थे कि मैं एक ऐसा मुल्क बनाऊं जहां इस्लाम का वो हम तजर्बा करें। देख लो कि की पे वो कौन लड़ने आपस में और कौन है, दोनों कलमा गो हैं, दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे लिए काबिल शर्म है, क्योंकि उनके पीछे जो लोग हैं जो उनको कर रहे हैं वो भी कलमा गोई हैं। मैं जरा महफूज लफ्जों में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हल ऐसे नहीं निकलेगा जिनके पास एंटी एयरक्राफ्ट, जिनके पास जनाबे लिए मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक, ये सब कुछ हो। क्विकली बढ़ने का आगे इजाजत दीजिए। और इदारों को भी सोचना चाहिए कि ये चीजें कहां से आ रही हैं। रजी साहब, मामला हल कैसे हो सकता है? कुछ एक दो तजवीज़ आप देना चाहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि सरकार अपनी रेट इस्टेब्लिश करे। चंद एकड़ ज़मीन का झगड़ा है, वो ज़मीन कहीं बलूचिस्तान में, कहीं केपीके की दूसरी जगह में भी दी जा सकती है और इस मामले को निपटाया जा सकता है। ये मेरी ज़ाती राय है जी जी। और मैं एक ऑब्जर्वर के तौर पे उसको देखता हूँ जो वहाँ पे कभी नहीं गया।
लेकिन शुरू तो चंद एकड़ अराजी से ही हुआ था ना, उसके अंदर फिर दूसरे फैक्टर ऐड होते गए। बहुत अरसे तक इसके अंदर फिरका वाराना फैक्टर नहीं था। फिरका वाराना फैक्टर तो रूस के अफगानिस्तान में आने के बाद शुरू हुआ। तो इसलिए सरकार को इस इशू पे सिर्फ सीज फायर की बजाय अच्छा, इस इशू की जो बुनियाद, वो जो वहां पे किसी जमीन के टुकड़े का झगड़ा है, उसको सॉल्व करना चाहिए ताकि वहां पे मुस्तकिल और पायदार अमन कायम हो सके। ठीक। बरला साहब, 2 तजवीज़ तो अजीज साहब ने दी, आप इसमें क्या मजीद ऐड ऑन करना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही है। बुनियादी तौर पर ज़मीन का झगड़ा है और हम किसी एक हुकूमत को जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। ये पिछली कई हुकूमतों का कसूर है। हम ये नहीं कह सकते कि आज की हुकूमत जिम्मेदार है, पिछली कई हुकूमतें जिम्मेदार हैं। ये दुरुस्त है कि ज़मीन का मसला हल हो जाए तो वहाँ मुस्तकिल अमन कायम हो जाए और फ़िरका वरीयत से जान छूटे। फ़िरका ज़ाहिर है, फ़िरका वरीयत और भी जगहों पर है, लेकिन इस तरह वहाँ जंग नहीं होती जिस तरह पारा चनार में हो रही है। हमें इंसानी जानों को बचाना चाहिए और उसके लिए यही है कि एक तस्फिया हो जाए और जगह का मसला है, जगह हल हो जाए। कराम का किरदार कितना काबिल अमल और काबिल गौर है इसमें? देखिए, उलमा इकराम अंदर कुछ बातें करेंगे, बाहर आके कुछ बातें करेंगे। उलमा इकराम से भी मैं समझता हूँ इज्तनाब किया जाए, इज्तनाब ही किया जाए। बुनियादी लड़ाई तो उन्हीं की है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और वही चैन से नहीं बैठने आप देते। जमीन का मसला हल करने वो इररेलेवेंट हो ये जाएगा। एक इंतजामी मसला है, अरे आप इसको इंतजामिया के जरिए हल किया जाए। राना साहब, ठीक। अत्तार के लौंडे से दवा लेंगे तो फिर यही होगा। यही होगा। चलें, ठीक है। लेट्स सी कि हम तो दुआ गोई हैं कि जो कुरम और पारा चनार के मामलात हैं वो जल्द से जल्द बेहतरी की तरफ बढ़ें। आप सबसे इजाज़त लें, बस यही कहना चाहूँगी कि कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।